बोलो। धैर्य बेटा, धैर्य रखो। मैंने थर्ड सेमेस्टर में अपनी कॉपी चेक कराई थी दोबारा, कराई मैंने RDG में थर्ड सेमेस्टर में मेरे नंबर हुए थे ज्योग्राफी में, मैंने इस चक्कर में सब चेक था, ऐसा मिला मेरे कम ही रखते हैं। कह रहे कि जो मैंने दिखाया था ना भारत शिक्षा का क्लास, वो दूसरी यूनिट में उसको काट दूंगा, वो दूसरी यूनिट में है, उसको काट दूंगा। कोई फायदा नहीं पड़ता, इसलिए अपनी कॉपी चेक हो जाती है। देखते भी है साथ से मेरी क्लियर नहीं होता। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने आई, तो जब शासन धीरे धीरे शासन करना शुरू किया, तो उनके शासन को रेगुलेट करने के लिए, उनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार कैसे करेंगे, और व्यापार करते हुए उन्हें इतना करप्शन बढ़ गया था, अनियमितताएं बढ़ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो तो मालामाल हो रहे थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। ठीक है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को विनियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, ताकि कंपनी का शासन ठीक से चलता रहे, कंपनी क्या कर रही है, व्यापार में क्या कर रही है, उसकी समीक्षा करना, इन सब पर्पजों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, तो हरियाणा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब भैया रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से है। देखो, रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से है, कैसे संचालन करना है। आ जाओ, चल ये ना आया करो
कंपनी का कैसे संचालन करना है, कैसे कंपनी को विनियमित करना है, कैसे कंपनी को विनियमित करना है, कैसे कंपनी को विनियमित करना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ऐसी करो, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो व्यापार करने हेतु की भारत में, लेकिन वो राजनीतिक सत्ता के रूप में अपने आप बदलने लगी। प्लासी का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ और मांडीदास का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। धीरे धीरे उसको लगने लगा कि व्यापार से ज़्यादा यहाँ नियंत्रण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यापार नियंत्रण जब कर लेंगे, पॉलिटिकल कंट्रोल जब हो जाएगा तो व्यापार करने में और आसानी होगी। ठीक है, देखो आप लोग कुछ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों व प्रशासन में सुधार लाना था। तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड की संसद में 1773 में ये एक्ट बनाया। ठीक है, 1773 1773 कहते हैं 1773 1773 ही लिखवा दी। सर आगे की लाइन पूछ रहे थे। मम्मी कैसे देती तो कैसे नहीं गड़बड़ तो कहते 20 रुपए के तो इंग्लिश में बताओ तो सर नहीं 50 तक तो कुछ तक आती है, इसका एक कंफ्यूजन होता है। अच्छा 1773 ठीक है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अनियमितता रोकने हेतु लाया गया था। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र विस्तार की मंशा
साथ की मंशा। नंबर 2, कंपनियों के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार। कंपनी के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक, प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण की कमी। प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण की कमी। कर्मचारियों की व्यापारिक गतिविधियों में लिप्तता। बंगाल में द्वैत शासन व भयंकर अकाल। क्या बेटा, क्या कह रही है? एक मिनट को क्या कह रही बेटा तुम? कर्मचारियों की व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्तता, लिप्तता या संलिप्तता। में हैदर अली से युद्ध में हार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्जे की मांग। कंपनी का दिवालिया होना। ठीक है, ये 1769 में हैदर अली से ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्ध में हार। 1769 में हैदर अली से युद्ध में हार निकली। युद्ध में हार। सातवां, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर्जे की मांग व कंपनी का दिवालिया होना। पहला पॉइंट लिखो, 1773 के रेलवे एक्ट के मुख्य पॉइंट। बंगाल के गवर्नर को अभी जो बोला आप बोलना। पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद प्राप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद
हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत बंबई और मद्रास, फिर से बोल दे रहा हूँ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत बंबई एवं मद्रास को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत ये गवर्नर जनरल बंगाल में बैठेगा, ये गवर्नर जनरल बंगाल में बैठेगा, ये गवर्नर जनरल बंगाल में बैठेगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल की अलग बात है, गवर्नर जनरल की सहायता होती है। कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की सहायता करने हेतु 5 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया। 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, एक गवर्नर जनरल और 4 उसके मेंबर, ठीक है। एक गवर्नर जनरल है, 4 उसके सदस्य मिला के एक कार्य परिषद होगी, ठीक है। इसमें कार्यकारी परिषद के अलावा एक संचालक मंडल था, कोर्ट, हेलो भाई भाई, कार्यकारी परिषद के अलावा एक संचालक मंडल था जिसे बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हाँ, तो संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 साल किया गया। संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। संचालक मंडल का कार्यकाल संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष के लिए किया गया, ठीक है। देखो, इस एक्ट के तहत 1774 में
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इस एक्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे, ऐसे तो एलिजा इम्पे, ई आधा मापा, एलिजा, अरे ऐसे लिखो यार, देखो ए बनाई, फिर आप इधर का लाभ बना दिया, एलिजा इम्पे, ठीक है। ये बाहर नहीं मिलता होगा, मिल जाता होगा ये बाहर दुकान मिल जाता है, नई बस्ती। और जब तक नई बस्ती में आप छोड़ो, कल हम खुद ही जाएंगे। देखो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, ठीक है। इसका प्रभाव है ना, आंसर लेकिन तुम बिल्कुल अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। अब देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव, पहला पॉइंट है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने आधुनिक भारत में पहली बार संविधान की नींव रखी। संविधान की नींव रखी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की कार्यपरिषद को, गवर्नर जनरल की कार्यपरिषद को अधिकारों की प्राप्ति हुई। गवर्नर जनरल की कार्यपरिषद को, बैठोगे आप, बैठ जाओ, अधिकारों की प्राप्ति हुई, ठीक है। कितना लिख लिया? अगला है 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। का क्विट इंडिया एक्ट, ठीक है। देखो सरकार ने अगर रेगुलेटेड 1773 लेके आई, ऐसे क्विट इंडिया एक्ट लेके आई, तो कभी कभी होता है ना कि जैसे बहुत सारा भाषा पहले के घर बनाते हैं
फिर आपको पता नहीं इसमें थोड़ा सुधार और होना चाहिए, तुमने कुछ चीज़ों को बेहतर नहीं दिया, कुछ तोड़ फोड़ की उसमें बंद कर ही रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से या जो पिट्स का इंडिया एक्ट आया 1884 का, मूल ढांचा वही था। सरकार कई कार्यकाल विकसित कर रही थी, कुछ नियमों को बढ़ा रही थी, कुछ नियमों को कम कर रही थी, कुछ जगह कार्यकाल में अंतर आ रहा था, कुछ जगह कार्यकाल को कम किया जा रहा था, कुछ जगह सदस्यों को बढ़ाया जा रहा था, कुछ जगह सदस्यों को कम किया जा रहा था, कुछ जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा था, कुछ जगह एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शक्तियों को कम किया जा रहा था। मोटा मोटा यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही है उसके शासन में कैसे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाई जाए। जैसे आप देखो कि पहले 50 साल पहले जो संविधान संशोधन हुआ बना, तो उसमें संविधान संशोधन हो रहा है कि ये नहीं इस तरीके से करेंगे, इसमें अब चूंकि समय बदला तो अब इसमें ये सुधार होना चाहिए। जैसे पहले महिला को प्रताड़ित किया जाता तो घरेलू हिंसा अधिनियम था, नहीं था 2005 में आया। दहेज प्रथा अधिनियम था, अब दहेज प्रथा अधिनियम के बहुत सारे डिमेरिट होने लगे। लड़की ने पूरे परिवार को 4-4 ताऊ ऊपर पहुंचता को फंसा दिया और सब जेल काट रहे हैं। फिर कोर्ट को लगा कि इसका तो बहुत मिसयूज हो रहा है इस कानून का। लड़की दहेज प्रथा के नाम पे खाना भी नहीं बना रही है और पूरे परिवार को घर भेज रही है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि अगर हत्या का मामला नहीं हुआ है लड़की के साथ, तो कम से कम जो लड़का है, लड़के को मेन और लड़की की फैमिली बस केवल, ये नहीं लड़के के चचेरे तहरे भाई, समझ रहे हो ना? हाँ, चचेरे तहरे भाई को फंसा लाऊंगी तुम, केवल जो मेन आदमी है उसी को। जैसे दहेज प्रथा में अब क्या हो रहा है, अगर आपको दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा का कोई इशू है, ठीक है, एक सामान्य कानून तौर पर आपको समझा रहे हैं, और आप सोचो कि हम किसी लड़के के चचेरे भाई को जेल भिजवाते हैं, तो दहेज प्रथा में क्या होता है कि जबरदस्ती कार की डिमांड की गई, 5 लाख रुपया और मांगा गया, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं मिली तो इन्होंने उसे घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया। मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात सुनो, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसे जब दहेज प्रथा लगती तो इन्हीं मुद्दों पे लगती है ना, कि प्रताड़ित कर रहे हैं एकदम से और दहेज की मांग की। अरे सुनो तो पहले, सुन तो लो, तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, पहले बात तो सुन लो आराम से। मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हें नहीं बोलना है। जब किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ तो ये बोलते हैं गोली मारेगी तभी तो मरा, अब तुमको नहीं सर मर्डर हुआ तब धारा 300 तो 307 लगी। मेरी बात सुन लो, दहेज प्रथा में क्या होता है कि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दहेज के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये दहेज हत्या के नाम पर मुकदमा कर दिया, मतलब किसी लड़की से अफेयर हो रहा है और बोल दिया साथ में 15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 मुद्दे दहेज प्रथा का वो चलता है। उसके बाद जांच होती है। जब लड़का कह दिया कि तुमने कह दिया कि वो मुझे रख नहीं रहा है, तुमको पता है तुम्हारा किसी और लड़के से अफेयर चल रहा है और तुम उसको छोड़ना चाह रहे हो, उसमें दहेज प्रथा, अब तो दहेज प्रथा के 90% लोग में झूठे लग रहे हैं, क्योंकि भाई इतना जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, इतनी सारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तुम्हारा मन कहीं और लग रहा है, उसका मन कहीं और लग रहा है, ठीक है, तो अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है दहेज प्रथा लगा दो। अब तुमने दहेज में दिए 5 लाख रुपए लिखवा दी 15 लाख, तो जब पूछेगा ना, जब 5 लाख लिखवा दी 15 लाख क्यों नहीं लिखवाए? अभी सर मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अभी शादी हुई तो वो मां नहीं बन सकती, वो उन्हें बाप नहीं बना था, तो पता है वो आपको तो रखना नहीं चाह रहे हैं, तो वो लोग आपको मतलब कर नहीं रहे, फैसला वगैरह कर नहीं रहे, तो उन्होंने बताया उल्टा उनको लगा दिया कि इन्होंने 20 लाख रुपए लिया था हमसे और 20 लाख गाड़ी ली थी। अब यार कोई लड़की मानी कर दी तो इसमें कोई क्या करेगी? तो उल्टा उन्हें उन्हीं नहीं कर गए वो लड़कों ने, लड़की नहीं वो बात तो सही है, जैसे कोई लड़की, अरे भैया तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो यार? अरे वो झूठ बोल के ऐसे होता है, हम तो फंसी नहीं है इस मामले में। अच्छा बात सुनो, किसी लड़की की बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक, तो भाई ये तो कुछ सर ये वो वाली नहीं है कि होता नहीं है, जो प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम उसकी को होगी नहीं, मतलब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी ना बॉडी में। जैसे मैंने, मेरी शादी किसी लड़की से हो, सुनो मेरी शादी किसी लड़की से हो, ठीक है, अब उसके बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या मैं उसको घर में निकाल दूंगा क्या? भाई नहीं
इंडिया कंपनी का जो शासन हो रहा था, व्यापार हो रहा था, उसको कैसे उसमें और पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है, देखो 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, देखो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने हेतु यह कानून बनाया गया। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को सुधारने हेतु ये कानून बना। ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये कानून या ये एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा बनाया गया, विलियम पिट द्वारा बनाया गया। हेड डाल दो, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बना, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बना। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में अनियमितताएं थी, कंपनी के शासन में अनियमितताएं थी। कंपनी के शासन में अनियमितताएं थी। रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी, रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी कंपनी के शासन में सुधार नहीं हुआ। कंपनी के शासन में सुधार नहीं हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यपरिषद के सदस्यों में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में आपसी गतिरोध, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में आपसी गतिरोध, कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को बढ़ावा देना, कुप्रशासन को बढ़ावा देना, अगला पॉइंट है बंबई और मद्रास के, बंबई और मद्रास के राजस्व अधिकारों के, बंबई और मद्रास के राजस्व के अधिकारों के वितरण में विसंगतियां, हाँ वितरण में विसंगतियां, बंबई और मद्रास के, आगे क्या लिखा तुमने,
बम्बई और मद्रास का क्या लिखा? बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी के राजस्व के अधिकारों के वितरण में या राजस्व अधिकारों के बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राजस्व वितरण के अधिकारों में विसंगति, राजस्व अधिकारों को लेकर विसंगति या राजस्व अधिकारों में विसंगति। ठीक है, पहला प्रावधान लिखो। भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। पॉइंट नंबर 2, गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार दिए गए। पॉइंट नंबर 3 देखो, संचालक मंडल को कंपनी के, भैया ये खत्म हो गए, इनका नहीं काम कर रहा। दूसरी बारी की नहीं होने का देखेंगे, हमने तो कैसे ले लो। ठीक, संचालक मंडल कंपनी के व्यापारिक भ्रष्टाचार पर, संचालक मंडल कंपनी के व्यापारिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी माने गए। अगला पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने हेतु। प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, का निर्माण किया गया। इतना इतना बता दो क्या बोलते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, का गठन किया गया। ये पूछता कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, 1773। कब हुई, 1774। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। ठीक, क्या वो देवांशी लिख लिया कि नहीं। कंपनी के भारतीय प्रदेशों को, कंपनी के भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया।
कंपनी के भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। अब इसके प्रभाव देखो, प्रभाव ब्रिटिश भारतीय शासन पर, ब्रिटिश भारतीय शासन पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ। हो गया। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार मिलने से, गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार मिलने से शासन सुदृढ़ हुआ, शासन सुदृढ़ हुआ, शासन सुदृढ़ हुआ। अगला पॉइंट है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इस प्रकार जो प्रशासनिक ढांचा बना, इस प्रकार जो प्रशासनिक ढांचा बना वो कुछ संशोधनों के साथ, वो कुछ संशोधनों के साथ 1858 तक चलता रहा। ये जो एक प्रशासनिक ढांचा बन गया इस तरीके का, जैसे घर बन गया, अब घर तो है ही, कभी एसी लगवा ली, कभी फिल्पेंट करवा ली, कभी टाइल्स लगवा ली, ठीक है। तो हल्के फुल्के जो 1947 तक 1858 तक चला मेरे, उसमें थोड़े सुधार हुए, थोड़े सुधार कम किए गए इस तरीके से। ये 1858 तक चलता रहा। 1858 तक चलता रहा। क्या बेटे लेट हो गई याद है? कोई बात नहीं। ये कहा रहे मोहन सब नागपंचमी मना रहे हैं, अब एकदम खाली एक लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, इसको घर से पढ़ लेना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। इसको लिख लेना, जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिखना फिर ऐसे बना लेना, ऐसे मतलब ये भी एक अधिनियम है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? 1781 में। हाँ 1781 में। अंकिता लिख ली तुम? पक्का भूलोगे तो नहीं? पर पूछूंगा तुम्हें 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? ठीक है, इतना हो गया। अब अगला एक्ट लिखो, चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। देखो इस कानून के द्वारा, इसमें देखो इस कानून के द्वारा, पहला पॉइंट है, इस कानून के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई, इस कानून के द्वारा
लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई, कॉर्नवालिस को दी गई, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर, काउंसिल के निर्णय के ऊपर परिषद की 4-5 सदस्यीय है उसी को तरह काउंसिल के निर्णय के ऊपर भविष्य के सभी ऊपर भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक क्या क्या लास्ट में पीडीएफ दे जाएंगे, तो सबको देते हैं। प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। देखो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, अगला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास, गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी सरकारों को, प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर, प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई, अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और काउंसिल, बस उसको याद रखो। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को, अगला पॉइंट है, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार के एकाधिकार को अगले, हाँ क्या हुआ बेटा? इसने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा, अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है वो, इसने कमांडर इन चीफ के, इसने कमांडर इन चीफ के, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के, गवर्नर जनरल काउंसिल के
सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। पानी कितना बेटा? पानी ठंडा पानी है किसी के पास? थोड़ा थोड़ा कर दिया तुम्हारा है मुंह दबा के नहीं पीती पक्का कसम से जवाब सही बदला के जितना बदला लगा दिया दवाई बात से अरे तो सब सही तो दिया लगा दिया क्या जानते तो बहुत कर रहे हैं। हां जहां जा रहे हैं कि दूसरे रहे हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसका कारण लिखो कहाँ का था? हाँ इधर आओ भाई। देखो नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुआ? आएगी ना तो अब तो कोई काम नहीं है। कितने बजे करेंगे? ये तुम्हारे माथे में चोट कैसे लगी? पंखा गिर गया, पंखा गिर गया ऊपर। अब ठीक हो? चलो जाओ आराम कर लो, नहीं पड़ेगा वो नहीं मतलब ठीक ठीक। अगर टाइम हो तो बैठ जाओ क्लास में, नहीं हो तो अपना काम करो। दोनों विकल्प है तुम्हारे पास। लिखो नेपोलियन बोनापार्ट की महान, ठीक ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट की, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन नेपोलियन नहीं पढ़ो, नेपोलियन बोनापार्ट, बोना कहीं बोना हो क्या? बोना देना है और कहते तो मेरी जिंदगी के पार्ट हो तो पार्ट लगा दिया बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय नीति के, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय नीति ने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों के लिए, यूरोप ने फ्रांसीसी सहयोगियों के लिए, यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों के लिए ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी। इसलिए ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, इसलिए ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने
ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने एवं ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय बाजार खोलने की मांग उठने लगी। उन्होंने कहा कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करेगी, हम भी तो करेंगे, हम भी तो कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो क्या हुआ कि फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मन थे, तो फ्रांस के सहयोग के मतलब जो ब्रिटिश वस्तुएं थी ना वो मार्केट में नहीं आ पा रही थी। ठीक है, उन पर रोक नियंत्रण लगा दी थी। तो इन्होंने कहा कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, हम भी तो भारत में जाके तो और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है एडम स्मिथ के, इसी में है एडम स्मिथ के, अगला पॉइंट है एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार नीति के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। देखो 1813 का चार्टर अधिनियम, देखो 1813 का चार्टर अधिनियम जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें चाय और चीनी के व्यापार को इसमें चाय और चीनी के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें चाय और चीनी के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापारिक टेका अधिकार में ही रखा गया। टेका अधिकार में ही रखा गया। इस प्रकार अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भारत में व्यापार करने का एका अधिकार मिल गया। वो भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन की भारत में क्षेत्रीय संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में साहित्य और विज्ञान के प्रचार के लिए साहित्य विज्ञान और शिक्षा के प्रचार के लिए ₹1,00,000 का प्रावधान किया गया। 1,00,000 का प्रावधान किया गया। देखो, इस अधिनियम के माध्यम से हाँ जी, दूसरा बात क्यों आप इतनी चिंतित हैं? हाँ बोला। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों किसने देखी है? वो आते नहीं है ऐसे करके, वो पैदल पहले रहती है, देखो उनकी वो आती ड्रेस पहन के आती है, अपना वो टंगा रहता है, चिन्ह टंगा रहता है। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट प्रदान की गई।
प्रदान, इतना समझ में आ गया? पक्का? अगला पॉइंट देखो, स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। सेकंड से कौन आया है? सेकंड से आती है। कितने देर में आ जाती है? कितने देर में आ जाती है? 10 मिनट पास नहीं है क्या? हाँ, ऐसा नहीं, गली गंदी रहती है ना। गली बहुत चौड़ी है। गली गंदी रहती है तो पानी भर जाता है, इस वजह से सब साइकिल से आते हैं। हाँ ठीक है। अभी निर्माण करने ज़्यादा हो रहा है, पूर्व ज़्यादा बन रहा है ना, तो मैं घर जाता हूँ तो साइड नहीं ऊंचा वाला को जहाँ पर एक यहाँ चौराहे में भूल जाता हूँ यार, आसाम, छतरी, धनवंतरी, हाँ जयसंतरी यार, धनवंतरी, जयसंतरी। अगला पॉइंट है कंपनी के लाभांश को, कल मैंने पेश कर देखा भाई साहब, कंपनी के लाभांश में वृद्धि को, कंपनी के लाभांश में वृद्धि को 10.5% निर्धारित किया गया, 10.5% निर्धारित किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन के विस्तार, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि हुई। क्या मैंने बोला? क्या बोला? ब्रिटिश शासन के विस्तार में वृद्धि और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि हुई। ठीक है, कहने का मतलब ये हो, ब्रिटिश शासन का विस्तार में वृद्धि हुई और ब्रिटिश शासन की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि और कंपनियों को भारत में प्रचार करने का मिल गया। ठीक है, जब मार्केट ओपन हो गई, मुक्त व्यापार नीति का सिद्धांत आ गया, तो अब कोई व्यापार कर सकता है। ठीक है, जैसे पीली मूंगफली का एक ही आदमी बेच रहा है, आपको 60 को बेचे या 600 को बेचे, आपको खानी तो लेनी है, 4 को और आ गए, उन्होंने 20 रुपये किलो लेनी, तो आदमी माल एक ही है तो कहाँ मिलेगा आदमी? जहाँ पे 20 रुपये किलो मिल रही है और जहाँ केवल एक ही है, वहाँ समस्या है। समस्या अगर देखो 1833 का, हाँ नहीं बदला वो है 1833 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को
व्यापारिक अधिकारों को कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहले जो चाय और व्यापार पे अधिकार बचा था 1813 का एक्ट मिल पाया गया, बोले उस पे भी खत्म है। अब ईस्ट इंडिया जितना अब ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी वस्तु पर व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहा। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सामान बन के रहेगी। ठीक है, और भी बात कंपनी थी जो आगे व्यापार कर सकती है, बेचने कर सकती है। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। अब केवल कंपनी को राजनीतिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान रह गए। राजनीतिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान रह गए। पूछता है कि किस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 को। और चाय और चीनी का व्यापार अभी बचा रहा या एकाधिकार नहीं रहा, तो वो 1813 का है। इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रसार करने की अनुमति मिली। तो इसके तहत 1813 के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार कब किस एक्ट के तहत मिला, तो 1813 है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद रखिए, एक परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक, अगर पढ़ना तो बोला होगा। अगला पॉइंट है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो क्या देख रही हूँ, जाना हाँ, भारत के मौसम में कोहरा थोड़ी आया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। हैं? अच्छा, तो विलियम लिख लिया। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक थे। यार विलियम बेंटिक का उसमें क्या था? ये विलियम बेंटिक समझ आ रहा है ना? अगला पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन का केंद्रीयकरण हुआ।
केंद्रीयकरण हुआ। आया समझ में? अगर पाठ देखो, इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा और सती प्रथा का अंत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा एवं सती प्रथा का अंत हुआ। इस अधिनियम द्वारा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि को, इस अधिनियम द्वारा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले ऐसे कराया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 1835 में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन, उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया गया। जिसे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी अवध प्लस आगरा जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी अवध और आगरा का क्षेत्र, इसको मैं उत्तर प्रदेश बनाता। ठीक है, जब आप उत्तर प्रदेश में निर्माण की जब आप बात करेंगे तो वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है
कंपनी के कर्मचारियों को भारत में जमीन खरीदने कंपनी के कर्मचारियों को भारत में जमीन खरीदने व निवास करने का अधिकार प्रदान किया गया। वो गवर्नर जनरल की परिषद में, अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में व्यक्ति को नामित किया गया। अगला पॉइंट है कौन सा गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को जोड़ा गया जो एक विधि सदस्य के रूप में अगर कानूनी भाषा का जानकार हो तो नामित किया गया, नामित मतलब रखा गया उसको। ठीक है, अगला पॉइंट देखो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। अगला है 1853 का, चलिए जाएगा ऐसे एग्जाम हो 1853 का अगला को है 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट ठीक है, ये हेडिंग डाल दो, इस हेडिंग कल के लिख पाएंगे। आज आपने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1754 का फिट इंडिया एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो था वो परीक्षा में एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, ठीक, फिर 1793 का लिखा आपने, फिर 1813 और 1873 का चार्टर एक्ट, ठीक, ये सब हो गए मुझे। अब जैसे 1775 का चार्टर एक्ट था, इसमें मोटे मोटे तौर पर ये जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, पहले स्थापना का हुई थी 1774 में हुई थी,
ठीक है। कौन बना था पहला गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग बना। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बिल्कुल एक वाले पॉइंट उन्हीं को याद रखो, उन्हीं को बार बार पढ़ो। कोई भी किताब खरीद के मुझे तो बता दीजिए, जो मुझे समझ में आया कि ये किताब ठीक है, ये किताब जो है तो उसी किताब को पढ़ो, ठीक है। और बार बार पढ़ो, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा। ऐसा थोड़ी सारी चीज़ें हमको एक बार याद हो जाती है, हम भी पढ़ते थे, हम भी याद करते थे। जो सोशल साइंस के मानविक जो विषय होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से आते हैं। चाहे उसका डाटा याद हो, चाहे उसकी तिथि हो, जो भी है, ठीक है, वो मेरा प्रैक्टिस कहाँ पे आती है? आपको एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको डाटा बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको पास सकता हूँ, जो भी आगे लिखवाएं आपका काम क्या है? आज जाके सब पढ़ना, ठीक। किताब किन किन ने ली बताना मुझे, इंस्पेक्टर किन किन ने नहीं लिया, किन किन ने नहीं लिया? इंस्पेक्टर तो सस्ता भी ज़्यादा होगा, तुम देखती होगी उसके तो। हाँ ठीक है, हाँ तो मुझे किताब अगर मैं PDF भी भेज दूँगा तो PDF में पढ़ लेना। हाँ PDF भेज दूँगा, इंस्पेक्टर में पढ़ लेना PDF में, लेकिन उसकी फोटो कॉपी मत करवाना, लेना तो जब किताब ही लेना, ठीक है। 50-100 रुपये के चक्कर में फोटो कॉपी तो आज तक खराब हो जाएगी। 3 रुपये की होती है यार, बरेली में तो 60 पैसे की होती है। हाँ सही, आप कभी फोटो कॉपी कराना हुआ करें तो 15 रुपये का टिकट लिया करो, वहाँ पूरा फोटो स्टेट है IBRI के सामने, 15 रुपये जाने के, 15 रुपये आने के, ठीक। और बहुत ढेर सारी फोटो कॉपी आपको करानी हुआ करें तो वहाँ से आप कराया करो, समझी।